नेशनल इनकम अकाउंटिंग के नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हमने नेशनल इनकम अकाउंटिंग में इनकम मेथड और उसके स्टेप्स और प्रिकॉशंस पढ़े थे। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं और टॉपिक है इनकम मेथड और इनकम मेथड में आपके कंपोनेंट ऑफ एनडीपीएफसी। तो कौन कौन से एनडीपीएफसी में इनकम मेथड में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं वो जरा देख लेते हैं। सबसे पहला है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो। सेकंड वन है ऑपरेटिंग सरप्लस और थर्ड वन है मिक्स्ड इनकम। जब हम तीनों को ऐड करते हैं, इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो हमें एनडीपीएफसी मिल जाएगा। अब बात आती है कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम यहाँ डीपली इसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दो कंपोनेंट हैं, वेजेस एंड सैलरी, और सेकंड वन है कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय द एम्प्लॉयर। अब वेजेस एंड सैलरी में दो कंपोनेंट हैं, एक है वेजेस इन कैश और दूसरा है वेजेस इन काइंड। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, वेजेस आपको एम्प्लॉयर से दो टाइप से मिलती है, एक एम्प्लॉय को एक कैश के रूप में और एक काइंड के रूप में। कैश के रूप में वो जो उसे बेसिक सैलरी है, वो जो उसका डी है यानी कि डीआरएनएस अनाउंसेस, बोनस, ओवर टाइम और कमीशन, ये सारा का सारा अगर वो काम करता है तो उसे कैश के रूप में मिलेगा। काइंड के रूप में क्या मिलता है? फ्री अकोमोडेशन मिल जाता है, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज मिल जाती हैं, फ्री इलेक्ट्रिक और वाटर सप्लाई मिल जाती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम करने वाले जो एम्प्लॉइज हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी फ्री में मिलती है। ऐसे ही वाटर, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो वाटर सप्लाई फ्री करती हैं। ऐसे रेलवे है, रेलवे अपने एम्प्लॉइज के लिए फ्री में रेलवे टिकट देती है, और कुछ हॉलीडेज पर भी जाने के लिए वो एंटरटेनमेंट ऑफर करती है, तो वो भी उसे फ्री में मिलता है। ऐसी बैंक एम्प्लॉइज हैं, उन्हें जीरो इंटरेस्ट पर लोन मिल जाता है। तो ये काइंड के रूप में फैसिलिटीज हैं जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज को देता है। फिर आता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय द एम्प्लॉयर। अब अगर यहाँ न्यूमेरिकल में देखने वाली बात है, तो अगर एम्प्लॉइज आता है तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, फिर से बता देता हूं कि उसे अवॉइड करना है। एम्प्लॉइज का कंट्रीब्यूशन इस एनडीपीएफसी में इंक्लूड नहीं होगा, केवल एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इंक्लूड होगा। और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन तीन चीजों में करता है, एक है कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, दूसरा है पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अब स्टेट गवर्नमेंट एक डिपार्टमेंट है, उसमें कंट्रीब्यूट कराती है, तो उसमें दोनों लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉइज का भी और एम्प्लॉयर का। तो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो इसमें पार्ट बनेगा। तीसरा है रिटायरमेंट पेंशन। रिटायरमेंट पेंशन यानी कि जब एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है तो उसमें एक कंट्रीब्यूशन किसका होता है? एम्प्लॉयर का होता है, और एम्प्लॉयर के उस कंट्रीब्यूशन को इस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में ऐड किया जाएगा। इसके बाद आते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में दो पार्ट है, एक इनकम फ्रॉम ओनरशिप और इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी। तो प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूं रेंट, रॉयल्टी और प्रॉफिट, लेकिन ये किसके पार्ट है? रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट पार्ट है इनकम फ्रॉम द ओनरशिप। यानी कि कोई हाउस होल्ड उनका ओनर है, जैसे अगर उसके पास लैंड है तो उसे रेंट मिलेगा, अगर उसने अपनी किसी प्रॉपर्टी को रॉयल्टी पर दे रखा है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, बुक्स जो राइटर है वो अपनी बुक को किस पर दे देता है? रेंट पर दे देता है। किसको? पब्लिकेशन को, फॉर पब्लिशिंग। ऐसे ही इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैपिटल को मिलेगा, तो किसी की भी कैपिटल होगी वो उसका ओनर होगा, उसे वो जो इंटरेस्ट मिलेगा वो ओनरशिप के अकॉर्डिंग मिलेगा। इसके बाद आता है इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी से जो इनकम होती है वो प्रॉफिट होती है, और प्रॉफिट को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो ये सारे के सारे कंपोनेंट आपके हैं किसके? एनडीपीएफसी के। इन्हीं से आपको अगर डीपली कुछ देता है, आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज नहीं देता, तो फिर आपको इस तरह से इनको ऐड करके कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज पाना पड़ेगा। ओके।
नए टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ आइटम्स व्हाइल एस्टिमेटिंग सीओई, यानी कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो कौन कौन से आइटम इंक्लूड किए जाएंगे जब हम कैलकुलेट करेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, और कौन से आइटम इंक्लूड नहीं होंगे। तो सबसे पहले वेजेस इन कैश, बोनस पेड टू द स्टाफ। तो एम्प्लॉयर अगर अपने एम्प्लॉयज को कैश में पेमेंट करता है, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो डियरनेस अलाउंसेस हो, और चाहे वो बोनस हो, चाहे वो कमीशन हो, वो सारे के सारे कैश के पेमेंट उसने स्टाफ को दिए, वो इंक्लूड किए जाएंगे। अगर उसने फेस्टिवल पर किसी एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर ने गिफ्ट दिया है, वो शामिल नहीं होगा। उसका रीजन क्या है? वो ट्रांसफर पेमेंट हो जाएगा, वो फैक्टर इन पेमेंट नहीं होगा, इसलिए वो इंक्लूड नहीं होगा। दूसरा है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सोशल सिक्योरिटी स्कीम ये इंक्लूड होगा, क्योंकि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय के लिए इनकम बनता है। लेकिन अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है तो इसका कुछ नहीं करेंगे न्यूमेरिकल में भी। और ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि एम्प्लॉय का वो कंट्रीब्यूशन उसके लिए उसकी सैलरी से डिडक्शन है। जबकि हम मेथड पढ़ रहे हैं इनकम मेथड, तो सोर्स ऑफ इनकम हमें कौन कौन सी एम्प्लॉय को मिल रही है वो हमको कंसीडर कर रही है। अगला है वैल्यू ऑफ फ्री मेडिकल फैसिलिटीज। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को मेडिकल फैसिलिटीज देता है तो वो इंक्लूड किया जाएगा। अगर यही उसे कंपनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, अगर इंश्योरेंस कंपनी से उसे कोई भी, जैसे कोई वर्कर इंजर्ड हो गया और उसका खुद का इंश्योरेंस है, और वो इंश्योरेंस उसे इंश्योरेंस कंपनी से मिला है, जैसे उसने मेडिकल इंश्योरेंस करा रखा है अपना, तो मेडिकल ट्रीटमेंट पर जो एक्सपेंडिचर होंगे वो इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी। तो ये इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये आपका फैक्टर इनकम जनरेट नहीं कर रहा है। रिटायरमेंट पेंशन ये इंक्लूड किया जाएगा, और ओल्ड एज पेंशन इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो भी ट्रांसफर पेमेंट है। कमीशन रिसीव्ड बाय द सेल स्टाफ, अभी बताया था मैंने, कैश के रूप में कमीशन मिलता है तो वो इंक्लूड किया जाएगा। और अगर ट्रैवलिंग अलाउंसेज हैं, एम्प्लॉयर स्टाफ को दे रहा है, तो वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो अ पार्ट ऑफ वर्किंग है, और वो वर्किंग जो आवर्स हैं उसमें वो ट्रैवलिंग कर रहा है, तो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से कोई भी काम करवाएगा तो वो वर्किंग में आएगा, तो ट्रैवलिंग करने का जो एक्सपेंडिचर है वो आपके लिए फैक्टर इनकम जनरेट नहीं करेगा, इसलिए उनको इंक्लूड नहीं किया जाता। नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ आइटम्स व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम इनकम मेथड से जब कैलकुलेट करते हैं तो कौन कौन से आइटम इंक्लूड करने हैं और कौन से आइटम इंक्लूड नहीं करने, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले है पेमेंट इंटरेस्ट बाय अ बैंक टू एन इंडिविजुअल। तो अगर इंडिविजुअल बाय द बैंक टू एन इंडिविजुअल, तो जो इंडिविजुअल को मिला वो तो इंक्लूड होगा, लेकिन अगर हाउस होल्ड के द्वारा बैंक को दिया गया तो वो इंक्लूड नहीं होगा। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय हाउस होल्ड टू बैंक ऑन होम लोन, अगर होम लोन लिया है और उसका इंटरेस्ट अगर हाउस होल्ड बैंक को पे कर रहा है तो वो तो इंक्लूड होगा, लेकिन अगर उसने कार लोन लिया है तो वो इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ होम लोन फैक्टर को जनरेट करता है, लेकिन कार लोन से फैक्टर सर्विसेज जनरेट नहीं होती, इसीलिए कार लोन की इंटरेस्ट को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट फ्री लोन गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय, जैसे बैंक का भी एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, तो वो तो इंक्लूड होगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट टेकन बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर ये इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि फिर से ये जय इनकम जनरेट या फैक्टर सर्विसेज जनरेट नहीं करेगा, इसलिए इनको इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ये इंडिविजुअल तक सीमित होकर रह जाएगा। फिर है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय अ गवर्नमेंट फर्म। तो अगर गवर्नमेंट फर्म के द्वारा इंटरेस्ट हो रहा है वो तो इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन अगर जनरल गवर्नमेंट के द्वारा हो रहा है वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि जनरल गवर्नमेंट के सारे वर्क किसके लिए होते हैं? सोशल वेलफेयर के लिए होते हैं। सोशल वेलफेयर में केवल और केवल क्या होता है? ट्रांसफर पेमेंट होते हैं। ऐसे अगर गवर्नमेंट ने, जनरल गवर्नमेंट ने पब्लिक डेप्ट किया हुआ है, वो भी उस पर इंटरेस्ट अगर पब्लिक को पे कर रही है तो वो भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो भी एक तरह से ट्रांसफर पेमेंट की तरह से ही ट्रीट किया जाएगा। ओके।
बच्चों अब न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनमें पहला क्वेश्चन में आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कैलकुलेट करना है। हमको यहाँ पर 5 आइटम्स दिए हुए हैं। पहला है वेजेस रिसीव्ड बाय द वर्कर इन कैश, वैल्यू ऑफ फ्री मेडिकल फैसिलिटीज, कमीशन रिसीव्ड बाय द वर्कर इन सेल डिपार्टमेंट, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम, और कंपनसेशन रिसीव्ड बाय एन इंजर्ड वर्कर फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। अब इसमें सीओई आपको कैलकुलेट करना है। 5 आइटम दिए हुए हैं, तो इसमें केवल और केवल ये जो 5th आइटम है वो सीओई का पार्ट नहीं है, बाकी चारों आइटम आपके सीओई के पार्ट हैं। पहला, कैश में सीओई को मिलता ही है, यानी कि वेजेस इन कैश। फिर मेडिकल फैसिलिटीज वेजेस इन काइंड, कमीशन वेजेस इन कैश, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो ये इन 4 पार्ट को अगर हम ऐड करेंगे तो हमको सीओई मिल जाएगा। तो इन शॉर्ट अगर हमको सीओई कैलकुलेट करना है, सीओई इक्वल्स टू, तो मैं आपको शॉर्ट में भी आइटम्स नहीं लिख रहा, केवल वैल्यू। तो फर्स्ट आइटम ऐड कर दो, सेकंड आइटम ऐड कर दो, थर्ड आइटम ऐड कर दो, और फोर्थ आइटम ऐड कर दो, आपको सीओई मिल जाएगा। तो फर्स्ट आइटम की वैल्यू कितनी है? 560। सेकंड आइटम की वैल्यू है 70, थर्ड आइटम की वैल्यू है 20, और फोर्थ आइटम की वैल्यू है 60। ठीक है, तो 620 प्लस 90 इक्वल्स टू 710। ये आपका आ गया सीओई। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। बच्चों एक चीज नोट करना, यहाँ पर हर न्यूमेरिकल में नए आइटम्स के साथ मिलेंगे आपको, आइटम हर बार रिपीट नहीं होंगे। बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखना है कि कौन कौन सी चीजें हमें किस तरह से कन्वर्ट करनी है। अब इस न्यूमेरिकल में हमको सीओई कैलकुलेट करना है, लेकिन अभी जो आइटम्स मैंने आपको बताए थे न्यूमेरिकल में, वो एक भी आइटम इसमें आपको नहीं नजर आएगा। तब फिर आप अगर प्रीवियस न्यूमेरिकल के बेसिस पर नए न्यूमेरिकल को निकालने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको दिक्कत होगी। आपको जो आइटम दिया उसी आइटम से आपको नया फॉर्मूला डेरिवेट करना, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। अब हमारे पास यहाँ पर देखो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इंटरेस्ट, जीडीपी, एमपी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, रेंट और कॉर्पोरेट टैक्स, ये आइटम्स दिए हुए हैं। अब इनसे हमको क्या चाहिए? सीओई चाहिए। अब जो अभी हमने आइटम देखे थे उसमें से एक भी आइटम इसमें नजर नहीं आ रहा, तो हम फिर सीओई कैसे कैलकुलेट करें? तो सिंपल, जो आपका बेसिक चीज है उनको ध्यान में रखिए। सबसे पहले आपको दिया गया है जीडीपी दिया है, इस जीडीपी से हम एनडीपी एफसी कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले एनडीपी एफसी कैलकुलेट कर लो। एनडीपी एफसी इक्वल्स टू क्या होगा? जीडीपी एमपी। ग्रॉस वैल्यू से जब हम नेट वैल्यू पर जाते हैं तो हम क्या करते हैं? डेप्रीसिएशन माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, और फैक्ट मार्केट प्राइस से जब फैक्टर कॉस्ट पर आते हैं तो माइनस कर देते हैं एनआईटी। दोनों ही डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैं, इसलिए एनएफआईए का कोई रोल नहीं है। अब एनआईटी इसमें कहीं नजर नहीं आ रहा, तो फिर हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी, ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। तो वैल्यू लिख देते हैं। तो 200 माइनस डेप्रीसिएशन है आपका 50 का, और एनआईटी है आपका कितने का? 10 का। तो 200 में से 60 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 140। अब हमें मिल गया एनडीपीएफसी। अब एनडीपीएफसी का फॉर्मूला लिख देते हैं। तो इनकम मेथड से एनडीपीएफसी का फॉर्मूला है सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। एमआई इसमें है नहीं, तो फिर वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमें केवल 2 आइटम है। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है एनडीपीएफसी जो हमने अभी कैलकुलेट किया है, सीओई हमको पता करना है, और ओएस की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। अब ओएस क्या होता है? ओएस मैंने आपको बताया था क्या क्या होता है। सबसे पहले रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और प्रॉफिट। अब इसमें इंटरेस्ट गिवन है, इसमें रेंट गिवन है। अब इसमें क्या गिवन नहीं है? प्रॉफिट गिवन नहीं है, और रॉयल्टी गिवन नहीं है। अब रॉयल्टी इसमें कहीं है नहीं, तो हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। प्रॉफिट के लिए हमारे पास 3 आइटम थे, कौन कौन से? कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिटेन डिविडेंड। तो इसमें डिविडेंड भी कहीं नहीं है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहीं नहीं है, हमें दिया है कॉर्पोरेट टैक्स।
ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है यही हमारा रिटेन्ड अर्निंग या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है या कॉर्पोरेट सेविंग है। तो ये अलग नाम से भी आ सकता है, तो मैंने आपको 3-4 नाम बता दिए, उससे भी अगर आता है तो ये आपके लिए रिटेन्ड अर्निंग है या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। इन दोनों को ऐड करके हम क्या कर देंगे, प्रॉफिट निकाल देंगे। तो क्या करें, इंटरेस्ट की वैल्यू हमारी कितनी है, वो है हमारी 45, हमारी इंटरेस्ट रेंट की वैल्यू कितनी है 25, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स की वैल्यू भी कितनी हो गई 25। अब सीओई प्लस इन दोनों को ऐड कर दें तो 50 और 95, वैल्यू को ट्रांसफर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा सीओई इक्वल्स टू 140 माइनस 95। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 40 और 5 45। ये आपका सीओई कैलकुलेट हो गया। बच्चों थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और थर्ड क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में देखो क्या क्या होता है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, है ना। अब यहाँ पर केवल और केवल मिक्स्ड इनकम को छोड़ दिया जाए तो वो सारे आइटम को ऐड कर दो, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, ये तो 3 हो ही गए। चौथा होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट में क्या क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो रेंट से लेकर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट तक सारे को ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम, फोर्थ आइटम, फिफ्थ आइटम, सिक्स्थ आइटम और सेवेंथ आइटम। इन सबको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो सबसे पहले क्या है 625, फिर 375, फिर 25, फिर 225, फिर 75 और 50। टोटल आ जाएगा 6 9 1000 1000 1250 1375। ये आपका आंसर हो गया। बच्चों इस न्यूमेरिकल में आपको 3 चीजें कैलकुलेट करनी है, एनडीपीएफसी, सीओई और ऑपरेटिंग सरप्लस। तो सबसे पहले एक एक आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं सीओई, क्योंकि एनडीपीएफसी के लिए हमें सीओई की जरूरत पड़ेगी और ओएस की भी जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इनको कैलकुलेट कर देते हैं। तो सबसे पहले सीओई को कैलकुलेट करते हैं। तो सीओई के कौन कौन से आइटम चाहिए हमें, हमें चाहिए 3 आइटम, वेजेस इन कैश, वेजेस इन काइंड और सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय द एम्प्लॉयर। यहाँ देख लेते हैं तो हमारे पास फोर्थ आइटम है जो वेजेस एंड सैलरी, और लास्ट आइटम है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी स्कीम। काइंड का इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो जो वैल्यू नहीं दी होती है उसे हम 0 मान लेते हैं। तो हमें वेजेस एंड सैलरी दी है कितने की 800 की, और सोशल सिक्योरिटी स्कीम का कंट्रीब्यूशन है कितने का 200 का, तो वो आपका आंसर आ जाएगा 1000। इसके बाद दूसरा कैलकुलेट कर देते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। वो 4 चीजों का सम होता है, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड प्रॉफिट। तो हमारे पास चारों आइटम दिए हुए हैं। तो सबसे पहले रेंट हमें दिया है 1400 का, रॉयल्टी दी है हमारे 200 की, इंटरेस्ट दिया है 1500 का, और हमें प्रॉफिट दिया है 500 का। तो ये हो जाएंगे 2000, 30, 34, 36। ये हमारा आ गया ऑपरेटिंग सरप्लस। अब इसके बाद हम एनडीपीएफसी निकाल देंगे। तो एनडीपीएफसी क्या होता है, वो 3 चीजों का सम होता है, सीओई, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम एमआई। इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमें एनडीपीएफसी मिल जाएगा। तो सीओई हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, वो है हमारा 1000। ऑपरेटिंग सरप्लस हमने भी कैलकुलेट कर लिया 3600, और एमआई दिया हुआ है कितना 1000। तो कितने हो गए 2000 और 56,000। ठीक है। इसके बाद एक और चीज बता देता हूं आपको कि अगर यहां पर आपको एनएनपीएफसी यानी कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करा था
तो यहाँ से आप एनएनपीएफसी भी कैलकुलेट कर लेते। तो एनएनपीएफसी क्या होता, वो होता एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए। बस आपको क्या करना था, 5600 में एनएफआईए की वैल्यू जो यहाँ नहीं दी है वो ऐड करनी थी और आपको एनएनपीएफसी यानी कि नेशनल इनकम मिल जाती। बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप इसको सॉल्व कीजिए। बाकी एक्सरसाइज बच्चों ये 5th क्वेश्चन है। इस 5th क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और जो टॉप फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स होंगे उनको मैं, उनका जो आंसर जो आएगा वो मुझे बताइएगा और मैं अगले वीडियो में उनका नाम बताऊंगा, आपको अनाउंस करूंगा कि इन बच्चों ने करेक्ट आंसर सबसे पहले दिया। और बाकी जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, उन्हें आप सॉल्व कीजिए। फिर भी आपको यू आर फीलिंग दैट सम ट्रबल्स आर देयर टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स, you can comment me and I will suggest the answer. Okay, thank you.